असली मसाले सच सच MDH। दोस्तों ये ऐड तो आपने देखा ही होगा, ये हमारे टीवी पे, अखबार में, हमारी रसोई में सब जगह मिलता है। आज मैं लाया हूं आपके लिए केस स्टडी MDH मसालों की, कैसे एक छोटी सी दुकान से, छोटे से व्यापार को इतने बड़े व्यापार के अंदर बदला, एक ब्रांड बनाया। पूरे हिंदुस्तान में और 100 से ज्यादा देशों में इस ब्रांड को देखा जाता है, बेचा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रांड के पैकेट के ऊपर हमें एक फोटो दिखती है दादाजी की। हम जानेंगे कैसे इन्होंने इस व्यापार को खड़ा किया, इनकी प्लानिंग, सुपरविजन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग कैसे रही। जो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के MBA स्टूडेंट इनकी केस स्टडी से सीखते हैं। तो वीडियो में आज आपके लिए लेकर आया हूं और बहुत रिसर्च के साथ लेकर आया हूं। दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से देखने को बहुत कुछ मिलेगा। इनकी एजुकेशन 5वीं तक हुई थी। ये 5वीं पास थे, रिक्शा चलाते थे। पार्टीशन में सियालकोट पाकिस्तान से भारत आए और ये एक इंटरव्यू के अंदर ये खुद बता रहे थे कि जिस ट्रेन में ये आए उसकी अगली ही ट्रेन के अंदर पूरी लाशें भरी हुई आई। यानी कि थोड़ा सा अगर ये लेट हो जाते तो शायद उस ट्रेन के अंदर ये बैठते और उसका क्या मंजर था ये इतिहास में हम लोग जानते हैं। एक छोटी सी शुरुआत महाशिया दी हट्टी के नाम से सियालकोट में शुरू की गई थी, उसी को इन्होंने दिल्ली में शुरू किया। क्या कहानी थी, क्या इतिहास था। MDH मसाला एवरेस्ट के बाद इंडिया में दूसरे नंबर पर है और 100 से ज्यादा देशों के अंदर ये प्रोडक्ट बिकता है, इस्तेमाल किया जाता है भारतीयों के द्वारा, और अब तो विदेशी भी इसका इस्तेमाल करने लगे। हम एक कुल मिला के 1600 करोड़ की इनकी लास्ट ईयर की सेल थी, यानी कि 4.5 करोड़ रुपए की सेल पर डे। धर्मपाल जी 2017 के हाईएस्ट पेड CEO बने। उस वक्त FMCG के ये हाईएस्ट पेड CEO थे। इनको हमारे देश ने राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण से भी नवाजा गया। आज की केस स्टडी में हम बात करेंगे इन्होंने इसकी शुरुआत कैसे करी, अपने उस वक्त अपने कंपटीशन को कैसे हराया, किस तरीके से उन्होंने ब्रांड बनाया 100 से ज्यादा देशों में और हिंदुस्तान में 2nd नंबर पर आए। इन्होंने 4.5 करोड़ की पर डे की सेल कैसे लाए और इनको कितनी सैलरी मिलती थी और ये उसके साथ क्या करते थे, और ये अपने एड में खुद ही क्यों आते थे, वो क्या घटना थी, और ये अपनी सैलरी के साथ क्या इस्तेमाल करते थे। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो आइए। तो दोस्तों अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार में सीखना चाहते हैं, या व्यापार को लेकर आपका कुछ भी इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो में आपको मैं पूरी लिस्ट लेके बैठूंगा और डिटेल में बताऊंगा पूरी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स कि किस तरीके से आप एक नए व्यापार को अपनी इस प्लानिंग के साथ ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं। वैसे मैं यहाँ बता दूं कि ये जो अभी MDH है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 यानी कि जिनकी जो शुरुआत हुई थी वो 1919 के अंदर सियालकोट में हुई थी इनके पिताजी के द्वारा, जो धर्मपाल जी के फादर चुन्नीलाल गुलाटी जी ने शुरू करी थी। धर्मपाल जी मात्र 5वीं तक पढ़े हुए हैं। उसका भी एक किस्सा है कि वो एक बार स्कूल गए, उनके टीचर ने किसी बात पे उनको कूट दिया। उसी दिन उन्होंने डिसाइड करा कि आज के बाद स्कूल नहीं जाना। अब क्या करें, घर बैठे हैं, चलो कुछ बिजनेस कर लेते हैं। कभी मेहंदी बेच रहे हैं, कभी जो है किसी कांच का काम कर रहे हैं, कभी जो है कोई दूसरा छोटा मोटा काम कर रहे हैं, और हमेशा की तरह थोड़े दिन काम किया, जी भर गया, अब दूसरा काम करना है। इस तरीके से कुछ दिनों तक चला। फिर उनके पिताजी ने कहा बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ दुकान पे बैठो। आप दुकान पे बैठे, वहां जाके इनको कुछ तसल्ली हुई और उनका काम में ध्यान लगा। तब इनको समझ में आया, पर उसी वक्त आ गई नई परेशानी। 1947 का टाइम, यानी पार्टीशन का। पार्टीशन में इनको अपना घर, मकान, बिजनेस सब कुछ छोड़ना पड़ा और सियालकोट से ये ट्रेन में बैठ के आ गए अमृतसर। और उस वक्त का किस्सा जो मैंने आपको बताया था कि एक इंटरव्यू में ये बहुत भावुक हो गए थे कि अगर एक ट्रेन हमसे मिस हो जाती तो शायद वो जिंदा भी नहीं रहते, क्योंकि जिस ट्रेन में ये आए थे उसकी अगली ही ट्रेन, पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। और वो क्या इतिहास है वो आप सब जानते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर ये लोग अमृतसर से आ गए दिल्ली। दिल्ली आने के बाद अब काम तो करना ही था, तो बहुत थोड़े समय के लिए इन्होंने चलाया रिक्शा। अब रिक्शा चलाया तो वही बात, जी नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, अब क्या करें। तो इनको याद आया कि काम में जी तो मेरा एक ही काम में लगा, पिताजी के साथ दुकान पे। तो इन्होंने तुरंत उस रिक्शे को बेचा, जो भी थोड़ा बहुत पैसा आया उससे इन्होंने एक जो है दुकान डाली, उसका नाम रखा महाशया दी हट्टी। ये वही नाम है जो सियालकोट में पिताजी ने रखा था और ये शुरुआत हुई 1948 में। इसीलिए मैंने कहा था कि MDH की ये शुरुआत पार्ट 2 है। अब उस वक्त दुकान तो इन्होंने खोल ली, पर हिंदुस्तान में बहुत से लोग मसाले बेच रहे थे और मसाला एक ऐसा व्यापार है जो हर गली नुक्कड़ में कोई ना कोई आपको बेचने मिल जाएगा। अब उस दौर में ये कैसे आगे बढ़े, इन्होंने क्या प्लानिंग बनाई, वह भी एक घटना है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि बिजनेस के अंदर हमको आगे बढ़ने के लिए 3 काम करने पड़ते हैं। या तो आप सबसे बेस्ट हो, या आप सबसे पहले वाले हो, या फिर आप सबसे अलग हो। इसमें से कम आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि मसाले बेचने में क्या अलग हो, क्या पहले हो या क्या बेस्ट हो। जी नहीं, सबसे पहले नहीं आ सकते पर सबसे बेस्ट हो सकते हैं।
अब ये वो दौर था जहां लोगों के पास ज्यादा पैसा था नहीं, चाहे खरीदार की बात हो चाहे दुकानदार की बात हो, तो लोगों ने मिलावटी मसाला बेचना शुरू किया। उससे लागत कम आती थी, कस्टमर को सस्ता मिलता था। लेकिन यहाँ तो आदर्श, इन्होंने उसी वक्त डिसाइड करा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मिलावट का माल नहीं बेचूंगा, पिताजी के सिद्धांत है। पर परेशानी ये थी कि अब अच्छी क्वालिटी का माल बेचेंगे तो वो महंगा मिलेगा, और उसकी रेट अगर कम रखेंगे तो फायदा नहीं होगा। काफी सोचने के बाद इन्होंने यही डिसाइड किया कि चाहे मैं कमाऊं या ना कमाऊं, पर मैं क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, और इन्होंने उसी से शुरुआत करी। तो इन्होंने शुरुआत इसी सोच के साथ करी। इन्होंने अच्छी क्वालिटी के माल लिए और हर चीज में इन्वॉल्व हुए। माल मैं ही खरीदूंगा, मेरे सामने ही पिसेगा, पैकेजिंग भी मेरी होगी और बेचूंगा भी मैं ही। पूरी प्रोसेस के अंदर जब ये इन्वॉल्व हुए तो और कॉस्ट कटिंग इन्होंने बिल्कुल कम से कम रखी, तो वो चीज जब हिंदुस्तानियों के रसोई में पहुंची तो लोगों को स्वाद पसंद आया और कस्टमर ने खुद ने कहा भाई मसाला तो यही चाहिए। अब यहाँ क्या हुआ कि जब लोगों को ये पसंद आया तो इनकी दुकान के बाहर लग गई लाइन। इससे ये हुआ कि जो इन्होंने वैल्यू कम करके नुकसान या फायदा लिमिटेड था, अब वो क्वांटिटी बढ़ने से इनकी वैल्यू और फायदा ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे हम सीखेंगे बिजनेस का लेसन नंबर 1। वो कहते हैं ना कि तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। बिजनेस में तुम कस्टमर की सुनो, कस्टमर तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो तुम्हें 10 लाख देगा। तुम क्वालिटी मेंटेन करके ग्राहक को दो, ग्राहक तुम्हें माला माल कर देगा। तुम कस्टमर को बेहतरीन क्वालिटी दो, कस्टमर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा। आप अच्छी क्वालिटी दो, ग्राहक को अच्छी क्वालिटी समझ में आती है। ग्राहक के अच्छी क्वालिटी लेने के बाद वो आपके पास बार बार आएगा। तो चलो एक शुरुआत हुई, दुकान हिट हो गई। पर अब सवाल यह था कि पूरी दिल्ली को, पूरे देश को माल कैसे बेचा जाए, इसको ब्रांड कैसे बनाया जाए। ब्रांड की पहचान ये भी होती है कि वो सबसे अलग होता है, चाहे वो दिखने की बात हो चाहे वो क्वालिटी की बात हो, आपको डिफरेंस लाना ही पड़ेगा। अब बात जब डिफरेंस की आती है, क्वालिटी में तो बेस्ट है ही सही, अब डिफरेंस कैसे हो, तो यहाँ इन्होंने एक छोटी सी प्लानिंग बनाई। दुनिया मसालों को प्लास्टिक की थैली में दे रही थी, इन्होंने भी प्लास्टिक में डाला, बट उसके ऊपर कागज का कवर चढ़ाया, उस पर नाम लिखा और दादाजी की फोटो लगा दी। अब नाम था इतना बड़ा, वहां से शुरुआत हुई MDH की, क्योंकि पैकेजिंग के ऊपर इतना बड़ा नाम ना तो अच्छा लग रहा था और फिट होने में दिक्कत आ रही थी। अब पैकेजिंग के ऊपर दादाजी की फोटो आ गई, उससे यह बेनिफिट हुआ कि इनके नाम से कोई दूसरा ब्रांड या दूसरा मसाला फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि वहां पे दादाजी की फोटो है, नाम है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हेल्दी, ओरिजिनल, अच्छी क्वालिटी। मार्केटिंग के साथ इन्होंने एक अच्छी डिटेलिंग लिख दी जो कस्टमर्स को पसंद आई और उसका इनको तुरंत फायदा मिला। अब यहाँ 2 चीजें हो गई, स्वाद में तो डिफरेंट था ही सही, अब पैकेजिंग और मार्केटिंग भी डिफरेंट हो गई। अब यहाँ एक चीज और हुई कि दादाजी गए किसी काम से मुंबई बिजनेस ट्रिप पे, वहां इन्होंने एक शॉप देखी जो बेहतरीन तरीके से बनी हुई थी, जहाँ पे इंटीरियर अच्छा था, मसाले जमे हुए थे, शेल्फ लगी हुई थी, ऐसा कभी इन्होंने देखा नहीं। तो इन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं दिल्ली जाके बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अब यहाँ क्या हुआ कि थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ, बिजनेस को बढ़ाना था, इन्होंने बड़ी जगह ली, बड़ी दुकान ली, बढ़िया इंटीरियर, शेल्फ, मसालों की सजावट, वो बहुत बेहतरीन तरीके से जब मार्केटिंग के लिए वो सामने लेकर आए तो उसका इनको बहुत इंस्टेंट फायदा हुआ, क्योंकि दिल्ली में उस वक्त ऐसी कोई दुकान नहीं थी जहां इतने अच्छे इंटीरियर के साथ एक मसाले बेचे जा रहे थे। इसका एक फायदा ये हुआ ना कि अब कॉम्बो हो गया, स्वाद में बेस्ट, पैकेजिंग में बेस्ट और शॉप के अंदर मार्केटिंग में बेस्ट। ये कॉम्बो इनको एक ब्रांड बनाया MDH। तो यहाँ हम सीखते हैं बिजनेस का लेसन नंबर 2, ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग अलग होनी चाहिए, चाहे आप मैसेजिंग में हो, मार्केटिंग में हो, चाहे लुकिंग में हो, आपको अलग दिखना पड़ेगा और खुद की बड़ाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी शुरुआत में कि हम अच्छे अच्छे अच्छे। जैसे आपने ऐड देखा होगा मैगी का, फेविकॉल का, बार बार एक ही चीज, कस्टमर को जब तक याद ना हो जाए रट्टा ना मार दे। इन्होंने भी वही किया। फिर जब कस्टमर को एक बार रट्टा पड़ जाता है तो कंपनी वो मार्केटिंग बंद कर देती है। तभी तो वो डायलॉग फेमस हुआ, MDH। अब ये सब जानने के बाद आपको लगेगा कि बाबूजी के तो मजे आ गए, बिजनेस सेट, पैसा, मार्केटिंग। नहीं भाई साहब, बिजनेस को इतना जल्दी आसानी से सेट नहीं होता, ब्रांड ऐसे नहीं बनते, बड़ी परेशानी आती है, बड़ी मुश्किलें आती हैं। अब इनके सामने नई परेशानी थी, काम बहुत बढ़ गया था, इनको समझ में आ गया कि मैं अकेला नहीं कर सकता। तो इन्होंने हल्दी के लिए अपने एक दोस्त को कहा भाई तू हल्दी पाउडर बना दे, रिश्तेदारों से कहा तू मसाले बना दे। इस तरीके से उन्होंने आउटसोर्सिंग करनी शुरू करी। परचेसिंग में अपने दोस्त को लेकर आए, अलग अलग सेक्टर में इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को इन्वॉल्व किया। अब यहाँ ये परेशानी आई कि हर आदमी के साथ आपका अनुभव अलग होता है, किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के साथ बुरा होता है। पता चला कि इनका एक दोस्त जिसको इन्होंने हल्दी पाउडर की जिम्मेदारी दी थी, वो चने की दाल मिला के चला रहा था। एक जो इनका दोस्त था वो रॉ मटेरियल के अंदर ही मिक्स माल जो खराब क्वालिटी थी वो लेने लग गया ताकि उसका कमीशन बनने लगे। अब यहाँ ये होता है कि जब आप अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हो ना, तो कोई भी बंदा आपसे ओवर स्मार्ट नहीं जा सकता। अब ये हर चीज में इन्वॉल्व थे, मसालों का हाथ लगाना, टेस्ट करना, चेक करना। जैसे ही इन्होंने उस मसाले को चेक किया, इन्हें तुरंत पता चल गया कि इस माल में गड़बड़ है।
मालूम किया तो पता चला कि ये दोस्त ऐसा कर रहा है, वो रिश्तेदार ऐसा कर रहा है, वहां ये गड़बड़ हो रही है। और ये तो शुरुआती दौर था, वरना ये एमडीएच बनता नहीं, क्योंकि दादाजी शुरू से लेकर एंड तक हर चीज में इन्वॉल्व थे। चाहे वो माल खरीदना हो, चाहे वो ग्राइंडिंग हो, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, तो वो चीज बहुत जल्दी पकड़ में आई। यहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि बाहर में जाए सब कुछ, अब जो करना है मुझे अकेले करना है। धीरे धीरे इन्होंने उन सबको हटाया, फिर एक नई जगह पे बड़ी फैक्ट्री खरीदी, वहां पे इन्होंने अपना सब कुछ नया सेटअप किया, नई टीम बनाई और सब कुछ अपनी आंखों के सामने वो शुरुआत करी। तो यहाँ हम देखते हैं बिजनेस लेसन नंबर 3, बिजनेस मैनेजमेंट। आप भले ही काम बढ़ने के बाद आउटसोर्सिंग करें, लोगों को जोड़ें, अपनी टीम बनाएं, काम ना करें, लेकिन सुपरविजन ना छोड़ें, काम की प्रोसेस में रहें। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने एक बार एक दिन काम करें, बट आप सुपरविजन रोज करें, ताकि कोई बीच में से आपकी उस क्वालिटी को, उस क्वांटिटी को, उस ब्रांड को खराब ना कर सके। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद क्या इन्होंने दिल्ली से इतना धंधा किया? जी नहीं साहब, 1600 करोड़ की सेल, यानी कि 4.5 करोड़ रुपए रोज की सेल सिर्फ दिल्ली से नहीं हो सकती। इन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की जो बास्केट थी उसको बड़ा किया। इन्होंने देखा हर प्रांत के अंदर अलग अलग मसाले चलते हैं, क्वालिटी चलती है, उस हिसाब से इन्होंने अपने ब्रांडिंग को बढ़ाया। कहीं पे हल्दी, नमक, ये तो धनिया दे ही रहे थे, सांबर मसाला, पाव भाजी मसाला, ये डिफरेंट मसाले इन्होंने बनाए। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि एक मसाले से कोई चीज़ नहीं बनती, कोई हल्दी, धनिया पाउडर, पाव भाजी मसाला, मिक्स मसाला, सब मिला के हम लोग खाते हैं। अलग अलग प्रांत में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो इन्होंने वहाँ से नई शुरुआत करी कि क्यों ना हम मिक्स मसालों का ब्रांड बनाएं। इस तरीके से उन्होंने अपने जो है प्रोडक्ट को बढ़ाना शुरू किया। फिर क्या हुआ, जैसे कि इन्होंने सांभर मसाला बनाया, उससे इन्होंने शुरुआत करी साउथ से। पाव भाजी मसाला शुरुआत करी महाराष्ट्र से। उससे ये हुआ कि नए बाजार में इनको जगह मिली, क्योंकि इनके पास वो चीज़ थी, क्वालिटी थी, डिफरेंस, और ये बिल्कुल अलग थे, डिफरेंट थे। तो लोगों ने तुरंत इनको देखा, चेक किया, मसाले अच्छे थे ही सही। तो अब ये इन्होंने इस तरीके से अपनी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग लोगों के पास पहुंचाया, और ये जो ग्राहक इन तक नहीं आ पा रहे थे, ये अपने माल को उन ग्राहकों तक लेकर गए। जैसे साउथ में गए, वेस्ट में गए, ईस्ट में गए, क्योंकि ग्राहक इनके पास नहीं आ पाता था। इस तरीके से उन्होंने पूरे दिल्ली को, फिर पूरे हिंदुस्तान को, और जहां जहां हिंदुस्तानी है उस हर जगह तक इन्होंने अपने माल को पहुंचाया। इस तब जाकर ये 100 देशों के अंदर अपने माल को पहुंचा पाए। ये सब करने से इनकी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा हुई, सेल्स बहुत हुई, सो उन्होंने उनको दिए। आज साउथ की डिश वेस्ट में बना सकते हैं, वेस्ट की डिश साउथ में बना सकते हैं। यूट्यूब, मोबाइल, सब कुछ अवेलेबल है। चाहिए मसाले, एमडीएच ने अवेलेबल करा दिए। इसीलिए पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदुस्तानी है वहां वहां ये प्रोडक्ट पहुंच गया, और आज इनकी बास्केट में 50 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जो हर प्रांत, हर क्षेत्र और हिंदुस्तान का जो स्वाद है इन्होंने उसमें अवेलेबल करा दिया उसमें। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि विदेशों में अपने प्रोडक्ट को यहाँ से भेजना और बेचना, उनके नॉर्म्स के अंदर पूरे खरे उतरना, ये आसान काम नहीं है। पर एमडीएच उस लाइसेंस के साथ उनके पूरे जो नॉर्म्स में खरा उतरा, किसी तरह की परेशानी नहीं आई। बस ये है कि अभी रिसेंटली इन्होंने सिंगापुर, मालदीव्स के अंदर, वहां जब ये कुछ सैंपल की जांच ली गई तो ये कहा गया कि इनके प्रोडक्ट के अंदर एथिलीन ऑक्साइड मिला हुआ है, जो पेस्टिसाइड्स के अंदर यूज होता है, और उनका ये कहना है कि उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। रेगुलर यूज करने से उस इंसान को कैंसर होने की आशंका है। वैसे ये रिपोर्ट आने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि चाइना, हांगकांग और ये मालदीव एंटी इंडियन है, शायद इसलिए भ्रम फैलाया जा रहा है। मगर ये न्यूज में आने के बाद भारत सरकार ने एवरेस्ट और एमडीएच और बाकी मसाला कंपनी के ऊपर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, और उन्हें कहा गया है कि तुरंत जांच की जाए कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। ये वीडियो शूट करते वक्त मेरे पास उस रिपोर्ट की कॉपी नहीं थी। अब बात की जाती है एमडीएच मसालों की मार्केटिंग के बारे में। शुरुआती दौर में एक पेपर आता था, प्रताप अखबार। एमडीएच ने उस वक्त अपने शुरुआती दौर में जब ये ब्रांडिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, ये मशहूर हो गए, तो इन्होंने उस प्रताप अखबार में सबसे पहली बार ऐड दिया। उस दौर में कोई भी मसाला बनाने वाली कंपनी इस तरीके से टीवी में या न्यूज़पेपर पर ये ऐड नहीं देती थी। उसका इन्हें तुरंत फायदा पहुंचा, और वो जो दुकान के आगे जो भीड़ लग रही थी ना, उसमें प्रताप अखबार का भी योगदान था। अब जब बिजनेस बढ़ा, पैसा आया, ब्रांडिंग हुई, तो इन्हें लगा कि हमें मार्केटिंग के नए तरीके लाने चाहिए। तब इन्होंने शुरुआत करी टीवी के ऊपर ऐड बनानी। सब कुछ सेट हो गया, बात हो गई, शूट की डेट तैयार हो गई, स्क्रिप्ट तैयार हो गई। उसके अंदर ये था कि एक बुजुर्ग आएंगे और शादी का एक सीन होगा जिसमें अपनी बेटी को आशीर्वाद देंगे, और वहां वो मसाले का ऐड होगा। शूट के दिन वो जो एक्टर था जिसे वो सीन करना था, अचानक से हो गया गायब। अब क्या करें, शूट सामने, सब कलाकार आ गए, सब कुछ साइड पे। तभी दादाजी ने कहा मैं कर सकता हूँ। शूट वाले ने कहा हाँ बिल्कुल कीजिए। आप ऐड में ऐड किया तो आपको मजा आया, ऐड भी हिट हो गया। उसी दिन आपने डिसाइड करा कि अब मुझे ऐड के लिए किसी भी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है। तब से लेकर उनका आखिरी शूट हुआ
हुआ 97 की उम्र के अंदर वो खुद ही ऐड कर रहे थे और खुद ही ब्रांड बने। इससे उन्हें फायदा ये हुआ कि उनके ऐड की जो कॉस्टिंग थी वो बहुत कम थी, उससे मार्केटिंग में आसान थी। खाने वाली चीज में हम लोग बुजुर्गों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं कि बुजुर्ग हैं, भरोसेमंद है, कुछ नॉलेज देंगे तो अच्छा देंगे। तो यहाँ जब दादाजी की फोटो आती है तो एक ट्रस्ट होता है, यार ये आदमी बुजुर्ग है, ये हमें सही राय दे रहा है, इसका माल भी सही होगा। तो उससे इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ बनस्पत वो किसी सेलिब्रिटी को लाते और वो ऐड करवाते। मार्केटिंग के अंदर अगर आप हिट हो रहे हो तो आपकी कॉस्ट कम है, तो इससे बेस्ट चीज क्या है, क्योंकि मार्केटिंग से ही आप कस्टमर तक पहुंचोगे, उसके बाद कस्टमर आप तक पहुंचेगा। तो बात करते हैं इनके डेली रूटीन के बारे में, इनके लीडरशिप के बारे में। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये एफएमसीजी में हाईएस्ट पेड सीईओ थे 2017 में। उस वक्त लोगों को लगेगा कि इतना कमाते हैं, हाईएस्ट पेड है। आपको पता है 21 करोड़ इनकी सैलरी, किसी भी सीईओ से ज्यादा। अब सैलरी सुनकर आपको लगेगा कि दादाजी पे बिल्कुल लग्जरी लाइफ होगी। नहीं सर, ये इतने सिंपल और शालीन थे कि अपनी सैलरी का 90% डोनेट करते थे। और 98 की उम्र में इनका देहांत हुआ, तब तक भी इनका डेली रूटीन था फैक्ट्री जाना, मसाले देखना, सुपरविजन करना, अपने काम के बारे में जानकारी लेना और देना। ये होता है एक लीडरशिप का उदाहरण। 98 की उम्र तक इन्होंने लाख संघर्ष देखे, कठिनाइयां देखी, बिजनेस के अप डाउन देखे, पर हमेशा हंसते मुस्कुराते उनका सामना किया। और ये भी हमें एक सबक मिलता है, जीवन में काफी उतार चढ़ाव आएंगे, पर हमें हंसते मुस्कुराते उनका सामना करना है, हताश नहीं होना। तो दोस्तों, ये केस स्टडी हमें सिखाती है ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट, लीडरशिप। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सिखाती है कि बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। लोग टेंशन में रहते हैं, मुझे आईएम के अंदर डिग्री नहीं मिली, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने ये डिग्री नहीं की, मैंने एमबीए नहीं किया। बिजनेस के अंदर आपको चाहिए सबसे पहले जज्बा। आप कितनी मुश्किलों का सामना करेंगे, किस तरीके से करेंगे, डिग्री काम नहीं आएगी, आपका जज्बा काम आए। लोगों को पहले सुविधा चाहिए, बैंक से लोन ले लें, पिताजी पैसा दे दें, इससे काम नहीं चलता। आप कितना भी कर रहे हैं, आपका जज्बा काम आएगा। पिताजी पैसा दे देंगे, बैंक पैसा दे देगा, और आप अपने जज्बे को देखिए किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। सर जी आपके सामने उदाहरण है, एक टांगे वाले ने 0 से शुरुआत करी और आज 100 से ज्यादा देशों में अपने ब्रांड को बेच रहे हैं। वो इस दुनिया से जा चुके हैं, पर उनकी केस स्टडी देखिए, 0 से लेकर कहां तक आज उन्होंने कंपनी को पहुंचाया। नहीं तो बस बाजार को समझना है, कस्टमर को समझना है। आप अपना बेस्ट डिलीवर करो, कस्टमर हमेशा आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों, ये पूरी केस स्टडी थी आपके सामने। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरे इस केस स्टडी में कुछ कमी लगी हो तो मुझे बताइए। और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज, जय हिंद।